हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया था वो किनकी याद में मनाया गया? तो दोस्तों आंसर बताइए, सीधा सीधा इसका आंसर क्या है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, एंड वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ और चीजें भी जान लीजिएगा, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन कौन सी कमिटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी वो उनके पास था, तो वो चीजें याद रखिएगा। अभी जो ये बना है कौन सा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके याद में एक स्टैच्यू बना है। बताइए उस स्टैच्यू का नाम क्या है? ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैच्यू वाज इनॉग्रेटेड इन गुजरात। कहाँ पे हुआ था? साधु बेल्ट में, गुजरात में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया। तो दोस्तों ये बताइए कि ये इसे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैच्यू ऑफ व्हाट? इसे इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके दोस्तों, एंड एक चीज और याद रखिए, इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर दोस्तों। ओके, 182 मीटर। कहाँ पे? साधु बेट आइलैंड में, नर्मदा रिवर के पास। नर्मदा रिवर के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि ये अमरकंटक के पास से निकलती है और ये उसमें चलती है, रिफ्ट वैली में ये चलती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिए। एंड ये वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिम की तरफ बहने वाली रिवर है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। और ये भी, ये विंध्याचल और एक और है, बताइए, सतपुड़ा, उनके बीच में से ये फ्लो होती है। तो चेक करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था उस टाइम पे कौन कौन सी कमिटी थी, एंड मेजर कमिटी थी, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा, एंड उसके चेयरमैन कौन से थे। तो मैं बेसिकली सरदार पटेल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे और सारी कमिटी है और उनके चेयरमैन भी दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, सबसे पहली बात, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे जो एडवाइजरी कमिटी बनी थी, और वो उनके चेयरमैन कौन थे? उनके चेयरमैन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी देखिए, उसमें क्या क्या था, माइनॉरिटी के लिए भी था, ट्राइबल के लिए भी था, एक्सक्लूडेड एरिया के लिए भी था। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, कराची का सेशन होता है 1931 में, वहां पे भी फंडामेंटल राइट, सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया जाता है 1931 कराची का सेशन। उसके भी वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, 1931, याद रखिएगा। और एक चीज और, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उसके भी चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल वाज द चेयरमैन। लेकिन जब उसके लिए आ जाता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आएगा, तो वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ओके दोस्तों, तो ये चीजें याद रखिए। सिमिलरली जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनता है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनता है, तो उसके भी हेड कौन होते हैं? उसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। ओके, तो आगे चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू डेडिकेटेड टू द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एंड एट द सेम टाइम इनका जो स्टैच्यू बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विच इज द हाईएस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, तो उनका हाइट कितना? 182 मीटर्स है। एंड दोस्तों आपको भी याद क्या रखना है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, कहाँ पे? यूएसए में है। जो उससे जो अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका डबल हाइट है। ओके, 182 मीटर, अप्रोक्सीमेटली डबल है, नॉट एक्जैक्टली डबल, बट अप्रोक्सीमेटली डबल है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो सेकंड टेंपल है वो किसका है? बुद्धा का है। और वो कहाँ पे? स्प्रिंग टेंपल कहाँ पे है? स्प्रिंग टेंपल कहाँ पे? चाइना में। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली डबल है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट 93 मीटर्स है, जो यूएसए में है, और अपना 182 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली चेक करोगे तो 4 मीटर कम आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जो पहला एडिशन हुआ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, वो कहाँ पे हुआ? ओके, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का पहला एडिशन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इम्फाल। इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर। ओके, तो ये चीज याद रखिए। उसमें कौन कौन सी गेम्स थे वो सब यहाँ पे मेंशन है, वो चीज आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। Which two nations were declared joint winners of Asian Champions Trophy? अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, किसके लिए? हॉकी में। और इसके ज्वाइंट विनर कौन है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके ज्वाइंट विनर हैं दोस्तों। अब एक चीज याद रखिए, क्यों हो गया था ऐसा? क्योंकि वहां पे बारिश हो गई थी, जिसका मैच कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही ज्वाइंट विनर घोषित किए गए। तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली who passed away on 27th October 2018 after a prolonged illness। उनको बीमारी के कारण बहुत दिनों तक बीमारी होने के कारण एक जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थे उनका डेथ हो गया। उन चीफ मिनिस्टर उसका नाम बताना है आपको दोस्तों, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए। ओके, तो इनका नाम क्या था? मदन लाल खुराना। लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट किसका डेथ हो जाता है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी का। ओके, तो उनके बारे में हर एक चीजें जितना हो सके उतने पढ़ लीजिए। वो एलसी में ऑलरेडी बता चुका हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जैसे कि स्मृति स्थल उनके जहाँ पे उनको जलाया गया था, क्रिमेशन ग्राउंड है, वहाँ पे स्मृति स्थल के नाम दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें मैंने उनके बारे में बुक बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मैंने हर चीजें बता रखा है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक ऑल दैट वीडियो। ओके,
तो नेक्स्ट चेक करते हैं, एंड वो उन्होंने कब जो हमारे मदन लाल खुराना थे 1993 से लेकर 1996 के बीच में चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, दिल्ली के। तो दिल्ली के बारे में मुझे बताइए कौन कौन से आर्टिकल है दिल्ली के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताइए। एंड दिल्ली या पुडुचेरी में एक खासियत क्या है वो बता दिए। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ही दोनों में वो है क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों है मेंबर हैं, लेकिन legislative assembly of Delhi consisted of only elected members. Okay, no nominated members are there. 70 seats are there, or they all are basically elected, right? तो नेक्स्ट चेक करते हैं which bank recently decided to change। इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है और किसके साथ मर्जर हुआ है उनका, किसके साथ, कैपिटल फर्स्ट के साथ। तो चेक करते हैं कौन किसने किया दोस्तों, आईडीएफसी बैंक ने किया। तो आईडीएफसी बैंक ने अपना नाम चेंज किया। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं which cricketer became the fastest batsman to reach 10,000 runs in ODI in 205 innings। 205 इनिंग में ऐसा कौन सा क्रिकेटर बन गया है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट करे। तो सबको पता होगा दोस्तों विराट कोहली। बट विराट कोहली के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, अभी इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ओके, एंड अभी ये जो सबसे हाईएस्ट रन जो 10,000 रन थे वो जल्दी बनाने का रिकॉर्ड किसके पास था, सचिन तेंदुलकर के पास था। अब उसको तोड़ करके कौन बना दिए हैं, ये अपना विराट कोहली जी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं अभी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को एंट्रीम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनाया गया, किसको, आलोक वर्मा को हटा करके किसको बनाया गया दोस्तों, एम नागेश्वर राव को। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं सियोल पीस प्राइज जो कि साउथ कोरिया के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, वो भी चीजें याद रखिएगा। सियोल पीस प्राइज इसलिए दिया जाता है जो कोई भी इंसान, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना, ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, जिन्होंने भी कोशिश किया है उसमें नॉर्दर्न पेनिसुला में, नॉर्दर्न इसमें क्या बोलते हैं कोरियन पेनिसुला में शांति लाने की कोशिश किया, पीस लाने की कोशिश किया, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी ये पुरस्कार किसको मिला है, यह भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, कौन, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड यूएनईपी अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड भी हमें नरेंद्र मोदी जी को मिला, तो वो चीजें भी याद रखिए। ये सब मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर कर रखा हूँ। तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, और इंडियाज फर्स्ट लग्जरी क्रूज शिप सर्विस वाज लॉन्च बिटवीन विच टू प्लेसेस। फर्स्ट लग्जरी क्रूज शिप, ओके, क्रूज शिप चला है, ओके, जहाज चला है, कहां से कहां के बीच में। ओके, तो ये चीजें याद रखना, दो प्लेसेस के बीच में, वो कौन सा, मुंबई एंड गोवा के बीच में फर्स्ट लग्जरी क्रूज शिप स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, नेम द इंडियाज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी व्हिच हैज वन द यूएन अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एक्चुअली उनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है बेसिकली, वो कौन सा है उसका नाम बताना है आपको, जिनको यूएन ने अवार्ड दिया है। ओके, तो ये याद रखिए, इन्वेस्ट इंडिया है दोस्तों, कौन सा है, इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट चेक करें दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया इंजनलेस ट्रेन। इंजनलेस ट्रेन है, इंडिया में बनाया गया है दोस्तों, वो उसका नाम क्या, वो बताना है आपको। तो उसका नाम क्या, ट्रेन 18। तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो ट्रेन 18 जो है कुछ बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है, एंड डिजाइन किसके द्वारा, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे डिजाइन किया, इवन मैन्युफैक्चर भी किया है। कॉस्ट क्या है, 100 करोड़। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट स्टेडियम फॉर द डिफेंसली एबल्ड, ओके, इज सेटअप टू कम अप इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में देश दुनिया और अपने देश का सबसे पहला स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है, किसके लिए, डिफेंसली एबल्ड के लिए। ओके, डिफेंसली एबल्ड के लिए कौन सा पहले कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ये बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर है मेघालय। ओके, तो मेघालय में ये चीज याद रखिए। मेघालय के कुछ ट्राइब्स हैं, बता सकते उसका नाम क्या क्या है, वो बताइए। एंड मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, बताइए कौन सी जगह पे, एंड क्यों होता है वो भी बताइएगा। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, फ्रॉम विच डेट, आपको डेट बताना है जिससे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, भारत स्टेज 4 से सीधा भारत स्टेज 6 पे जा रहे हैं, भारत स्टेज 5th हम स्किप कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि वो कब से आ जाएगा, वो उसका डेट बताना है, कौन सा भारत स्टेज 6 का कब से आ जाएगा पूरी इंडिया में, तो वो बताइए। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2020 है। ओके, 1 अप्रैल 2020। ये भी चीज याद रखिए कि दिल्ली जो है वो पहली ऐसी सिटी होगी जो ये इंप्लीमेंट करेगी, 2 साल पहले ही कर लेगी। ओके, तो चीजें याद रखिए। BS6 फ्यूल दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो चीजें भी जानने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अभी आप जितने भी यहाँ पे देखेंगे व्हीकल्स को देखेंगे, वो सब बेसिकली वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, डिजाइन ही उनका इस प्रकार से नहीं किया है कि BS6 फ्यूल्स को पे चल सके, एंड BS6 फ्यूल बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, तो ये दोनों प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड इवन गवर्नमेंट्स तो बोल रही है कि ये चीजें फॉलो करो, लेकिन अब
जो ऑलरेडी डिजाइन तैयार कर रखे हैं वो क्यों इस पे शिफ्ट हो, उनका तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। दैट्स व्हाई कंपनीज आर रिलेक्टेंट टू शिफ्ट फ्रॉम द BS4 टू BS6। ओके, तो चेक करते हैं दोस्तों। अब इससे हो क्या जाएगा, जब BS6 आ जाएगा तो हम बेसिकली यूरो 6 के एग्जैक्टली सिमिलर आ जाएंगे। जैसे यूरो 6 में स्टैंडर्ड है वैसे हमारा इसमें भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो चेक करते हैं ऑल सारे के सारे स्टैंडर्ड सेम नहीं हो जाएंगे, बट कुछ से कंडीशन जो है वो सेम हो जाएंगे। ओके, अब ऐसा क्यों है, देखिए जितना भी हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया, जैसे लाइक मान लीजिए सल्फर का एमिशन या लेड का एमिशन या नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन एंड एज कम्पेयर टू द अदर्स जो दूसरे हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए में कंडीशन है, जो जितने भी यूरो वाले हैं उनके जो कंडीशन है दूसरी उसमें देखिए दोस्तों प्रॉब्लम ये आएगा। अब वहां का जो डिजाइन किया गया कार का या व्हीकल्स का वो इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं। तो कैसे सारे के सारे फैक्टर सेम हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए बस कुछ चीजें और याद रखिए, जैसे कि सल्फर का कंटेंट कितना 10 है और कि ये पार्ट्स पर मिलियन वो भी चीज याद रखिएगा, और इसमें लेड का कंटेंट कितना 0.001। लेकिन यूरोप 6 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लेड के कितनी क्वांटिटी होना चाहिए। एंड सिमिलरली सल्फर का कंटेंट कितना है दोस्तों, सल्फर बेसिकली डीजल से, ओके डीजल के कारण होता है, और किसमें कितना है 10 है, 10 पार्ट्स पर मिलियन, ppm का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ओके, तो चेक करते हैं। सितंबर 2020 इज द डेडलाइन फॉर द ऑटोमेकर्स टू स्टार्ट सेलिंग BS6 व्हीकल्स अक्रॉस द इंडिया। कितना, सितंबर 2020 इज द डेडलाइन। ओके, जिससे के बाद उन सबको बेचना स्टार्ट करना। ओके, तो वो चीजें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, हु वन द इंडियाज फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स एट द यूथ ओलंपिक गेम्स। अभी दोस्तों यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ था, यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 हुआ था इंडोनेशिया में। ओके, तो आपको ये बताना है कि उसमें पहला मेडल जीतने वाला, इंडिया फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स में पहला मेडल जीतने वाला बंदा कौन था, तो दोस्तों कौन था, सूरज पनवर था। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, और किस में जीता, तो 5000 मीटर रेस में वो जीता था। ओके, आगे चेक करते हैं। सॉरी, वो मैं इंडोनेशिया में नहीं था, वो वाला था। एक तो पैरालंपिक हुआ है इंडोनेशिया में, नहीं में एक और आसियान गेम हुआ है वो भी इंडोनेशिया में हुआ है, लेकिन ये इंडोनेशिया में नहीं, ये वहां पे था, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ था, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हु रिजाइन्ड रिसेंटली फ्रॉम हिज पोस्ट ओवर द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन। ओके, देखिए दोस्तों अभी क्या हुआ, मी टू कैंपेन चल रहा है। ओके, और कहाँ पे चल रहा है बता सकते हैं आप, फेसबुक पे चल रहा है। अब हॉलीवुड के एक्टर ने स्टार्ट किया था बेसिकली। अब उस पे बहुत सारे जो हमारे नेता हैं उन पे ये लग जाता है, ये एलिगेशन लग रहा है। ओके, तो अब आपको ये बताने कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कौन थे दोस्तों, ये थे MJ अकबर थे दोस्तों। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, जो अभी बेसिकली जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चालू किया गया था दोस्तों, तो आपको ये बताना है इसमें, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो स्टार्ट हुआ था उसका थीम क्या है। ओके, उसका कब से लेके कब तक था दोस्तों, 29 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक था, और कौन बना रहा था इसे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना रहा था। तो आपको बस ये बताना है कि इसका थीम क्या था, जिसका थीम क्या था, इरेडिकेट करप्शन एंड बिल्ड अ न्यू इंडिया, इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया। दोस्तों आपको क्या याद रखना है, CBC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, कैन यू टेल मी CBI इज इट, जो CBI है अपना वो क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन दोनों में से कोई नहीं है दोस्तों, ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CBI नन ऑफ द अबव। ओके, ऐसे समझ लीजिए। एंड CBC के पास ये पावर है दोस्तों कि CBC CBI के, अगर मान लीजिए CBI के पास कोई मामला आता है करप्शन का, ओके, तो CBC के पास ये पावर है कि वो उस पे ओवरराइड कर सकता है, जो भी वो डिसीजन लेगी उस पे वो ओवरराइड कर सकता है CBC। तो ये चीजें याद रखिए, ओनली इन द केसेस ऑफ द करप्शन। ओके, और ये दोनों याद रखिए कि ये कहाँ से लेते हैं दोनों का पावर, ये दिल्ली स्टेट पुलिस एक्ट है उसके थ्रू से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इससे CBI अपना पावर ड्रॉ करती है। एंड सिमिलरली CBC के लिए कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ओके, तो ये चीज आएगी 2003 से। ओके, तो ये याद रखिएगा। एंड बोथ ऑर्गेनाइज उनके पास एडिक्वेट फंक्शनल ऑटोनॉमी है, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है बट कुछ जितने चाहिए उतना है उनके पास। अब आपको ये चीज याद रखना है कि ऑन विच डे द नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो आपको बस याद रखना कि 21 अक्टूबर को। और एक चीज और, किस चीज के लिए दोस्तों, CRPF टू पे द होमेज टू द 10 men of the CRPF who were killed in the ambush by the Chinese troops in 1959 in Ladakh's hot springs area। तो बेसिकली 1959 में CRPF के 10 लोग थे वो मारे गए थे बेसिकली, तो वो चाइनीज ट्रूप्स के साथ लड़ाई हुआ था उनमें, तो उन्हीं की याद में ये चीज ही मनाया जाता है, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे। ओके, तो आगे चेक करते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स
में इंडिया का रैंक क्या दोस्तों। मैं फिर से ये जितने भी रैंकिंग है मैंने सारे अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आप उसे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बताइए इंडिया का रैंक कितना था दोस्तों, तो 58 वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब दोस्तों मुझे बस ये बताइए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, ये निकालते कौन, WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों। और बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से और इंडेक्स निकालते हैं, ओके और पढ़ लीजिएगा। ओके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। थीम क्या था सेकंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अभी मोबाइल इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था 2018 में, उसका थीम क्या था आपको बस ये बताना है। तो दोस्तों ये हुआ कहाँ पे था, दिल्ली में हुआ था, एंड इसका थीम था दोस्तों न्यू डिजिटल हॉराइजंस कनेक्ट क्रिएट इनोवेट, कनेक्ट क्रिएट इनोवेट, ओके। एंड कहाँ से कब तक, 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में दोस्तों। अब ये बताइए दोस्तों शाही लीची हुआ है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, मैं फिर से कवर कर रखा हूँ। बताइए ये किसी कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स आपके स्टेट से ही बिलोंग करता है, दैट इज बिहार स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब मेरे भी स्टेट से बिलोंग करता है। अब देखिए दोस्तों एक है विच टीम विजय हजारे का कप कौन जीता है दोस्तों। अब वो हुआ कहाँ पे, तो फाइनल हुआ था बेसिकली चिन्ना स्वामी में, एंड दिल्ली को हरा करके एक टीम थी जिन्होंने वो जीता है, विजय हजारे कप ट्रॉफी जीता है। बिहार, बस एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बिहार जो था बेसिकली इसमें सेमीफाइनल में गया था, सेमीफाइनल में से मुंबई ने हरा दिया था, ओके। तो मुंबई फाइनल में पहुंची थी, और मुंबई फाइनल में पहुंची थी, इधर से दिल्ली पहुंची थी, तो दिल्ली को हरा करके मुंबई बेसिकली जीती थी, ओके। उसी में मैच में जो आदित्य तरे थे उनको मैन ऑफ द मैच मिला गया था, ओके। तो चेक करते हैं आगे। एंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों, वो भी अधिक बेंगलुरु में हो, पता ही होगा जो आईपीएल देखते होंगे आप लोगों को, बहुत सारे मैच होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, कृषि कुंभ 2018 हुआ है, कृषि कुंभ 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वाज हेल्ड 26 अक्टूबर 2018 टू 28 अक्टूबर 2018। तो कृषि कुंभ जो हुआ वो उसका वेन्यू पूछ रहा हूँ दोस्तों, जो कृषि कुंभ 2018 जो हुआ उसका वेन्यू बता सकते हैं कहाँ पे दोस्तों। तो ये कहाँ पे हुआ, ISR लखनऊ में हुआ, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, अब एक अभी बस अपना बिलियर्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हमारा इंडिया के एक इंसान जो वो थे अपने लोग थे वो जीते थे, उनका नाम क्या दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, सौरभ कोठारिया। कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, ये हुआ था दोस्तों सिंगापुर में, ओके। तो नेक्स्ट चीज अब नेक्स्ट चीज चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, नेम द इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन, अच्छा मुझे उस इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का नाम बताइए जिनको फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज मिला है। क्यों, कौन देता है ये प्राइज, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्राइज मिलता है दोस्तों, ये इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ये अवार्ड देता है। अब बताइए दोस्तों ये किसको मिला होगा, अब मैं थोड़ा सा हिंट ये दे सकता हूँ, ये बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके जनक माने जाते हैं, और हाई यील्ड वैरायटीज सीड्स ऑफ राइस एंड व्हीट इन्हीं के नाम पे, बेसिकली इनके नाम पे नहीं है, मतलब इंडिया में लाने का कंट्रीब्यूशन इन्हीं को ही जाता है। बताइए दोस्तों अब क्या हो सकता है, एमएस स्वामीनाथन दोस्तों, ऑफ कोर्स ये राइट आंसर, वेंकैया नायडू ने दिया था, मैंने ये भी कवर कर रखा है। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, आईआरसीटीसी ने बेसिकली जो रेलवे है, मतलब आईआरसीटीसी उन्होंने एक ऐप तो नहीं, हाँ ऐसा समझ लीजिए कि बेसिकली उन्होंने क्या किया है, एक चैट बॉट ओपन किया है, जिसमें वो बेसिकली आपको इस प्रकार की सुविधा देंगे, जैसे कि मान लीजिए कैटरिंग का सर्विस हो गया, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ग्रीवांस आ गया आपका, और तो उस सबको निपटाने के लिए उन्होंने एक चैट बोट ओपन किया, तो उस चैट बोट का नाम क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ दोस्तों, ओके। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फीचर, ओके। तो इस फीचर का नेम क्या है दोस्तों, तो आस्क दिशा नाम है, क्या है दोस्तों, आस्क दिशा। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों, फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है जिसे अवार्ड मिला, याद देखिए फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट जिसे अवार्ड मिला, किसने अवार्ड दिया है और किस चीज का अवार्ड दिया है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन के स्पेशलाइज्ड बॉडी भी है, उन्होंने अवार्ड दिया किस चीज का, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। तो अगर ये पूछे फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड कौन देता है, तो FAO देता है, एंड अभी इंडिया में दिया कि एक ऐसे स्टेट को जो फुल्ली ऑर्गेनिक है, तो बताइए दोस्तों वो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा, सब जानते हैं सिक्किम है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, साइक्लोन, अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था, वो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोई कोस्ट को हिट किया था, अभी वाला नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो नवंबर मंथ में आया, नवंबर तो गजा आया है, ओके। उससे पहले वाला पूछ रहा हूँ कि जस्ट उससे पहले वाला कौन सा था जो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा की जो कोस्ट है उसको हिट किया था, तो दोस्तों का नाम था तितली। तो बस अब कुछ चीजें याद रख लीजिए कि कौन कौन से अब कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों अभी जो आया था ये तितली, तितली का नाम पाकिस्तान ने दिया था, एंड श्रीलंका अभी जो गज आया है अभी बेसिकली उसमें उड़ीसा में तबाही मचा रहा है, उसका नाम जिसने दिया श्रीलंका ने दिया है। एंड अब जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम होगा फेथई, फेथई उसका क्या कौन नाम देगा, थाईलैंड नाम देगा। उसके बाद दोस्तों क्या नाम होगा, उसके बाद बांग्लादेश नाम देगा पानी, एंड देन फिर उसके बाद इंडिया देगा नाम क्या, वायु, ओके दोस्तों। तो इंडिया क्या नाम देगा, वायु। तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ इंडिया को देने में, अभी कौन सा, अभी फेथई आएगा, देन फिर पानी आएगा, देन फिर वायु आएगा। अब दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है कि ये नेमिंग क्यों जरूरी है दोस्तों,
ये मेंस का क्वेश्चन रहता है, नेमिंग क्यों होता है, नेमिंग कैसे स्टार्ट होता है, तो आप बस एक बार इसे पढ़ लीजिएगा नेमिंग कैसे स्टार्ट होता है। ओके, अब बस मैं कुछ और फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि हरिकेन्स। हरिकेन्स बेसिकली कौन सा, वेस्ट इंडीज एंड ये कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, यहाँ पे अगर ओरिजिनेट होता है कोई सा भी अगर इस टाइप यहाँ पे अगर साइक्लोन जैसे एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज एंड कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। अगर ये चाइना की कोस्ट पे और जापान की कोस्ट पे, फिलीपीन आइलैंड एंड द कोस्ट ऑफ चाइना एंड द जापान, अगर इनके कोस्ट पे ओरिजिनेट होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, टाइफून्स। अगर बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में ओरिजिनेट होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स। अगर मदागास्कर एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका में हो तो कोई नहीं, ये भी उसमें भी साइक्लोन ही बोलते हैं। ओके, अब एक चीज बताइए, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में आता तो वेली वेलीज। ओके, और अगर यूएसए में ओरिजिनेट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूएसए एंड मैक्सिको में, तो दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं, टोर्नेडो बोलते हैं। और टोर्नेडो को बस एक खासियत याद रखिएगा दोस्तों, कि बेसिकली ये लैंड पे ओरिजिनेट होता है। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है, अब आपको मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नाम बताने हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के चीफ मिनिस्टर थे, बट एट द सेम टाइम वो गवर्नर भी थे किसके, आंध्र प्रदेश के। वो बेसिकली उनका डेथ हो गया अभी रिसेंटली, दुर्भाग्यवश। तो कौन थे दोस्तों, एनडी तिवारी थे। एनडी तिवारी पे भी डीएनए का केस भी चल रहा था, क्या पता है आप लोगों को याद ही होगा, तो याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, अब हृदय नाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है दोस्तों और एक म्यूजिक कंपोजर को, तो दोस्तों बताइए कि उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, खय्यम है। क्या नाम है, खय्यम नाम है। अब एक चीज बताइए, सॉलिसिटर जनरल अभी इंडिया का अपॉइंट किया गया दोस्तों, तो बताइए वो कौन है। तो बेसिकली दोस्तों वो कौन है, वो है अपना तुषार मेहता। ओके, सुनील श्री तुषार मेहता जी थे। ओके, नेक्स्ट चेक करते दोस्तों। अब मुझे आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जो बेसिकली अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से फ्री हो गया, जो मतलब पता नहीं कि क्रॉसिंग पे ही उसको वो जोन बना दिया जाता था, मतलब उसी पे लोग चलते थे, अब उनसे पूरा का पूरा फ्री हो गया। ओके, तो आप बताइए दोस्तों से क्या है, सदर्न रेलवे। एंड इसी को एलिमिनेट करने के लिए पूरा इंडिया में एक कैंपेन भी चल रहा है, बताइए कौन सा, सेतु भारतम। ओके, तो ये चीजें भी याद रखिए। अब आपको बस ये बताना है इंडिया ने क्या किया है, डील किया किसके साथ, रशिया के साथ। मैं पहले ऑलरेडी बता दिया, कोई बात नहीं। वो कौन सा, फाइट S-400 के, तो S-400 अगर आ जाए दोस्तों तो किससे है अपना, वो रशिया से है। ओके, तो ये चीजें भी याद रखिए। कार्डसा भी आ जाए तो कार्डसा किसका है, अमेरिका का है, तो ये चीजें भी याद रखिएगा। एंड वो काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज वाला एक्ट है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, प्लेस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 जो है वो हुआ है अभी। ये बताइए कि दोस्तों इसका थीम जो था, उसका फोकल थीम भी मैं बता देता हूँ, ये क्या था, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कहाँ पे हुआ आपको ये बताना, ओके, विच प्लेस। तो ये चीज याद है, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में हुआ है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 115। ये चीज है, इंडिया का रैंक कितना है, 115, मतलब कि 115, ऐसे समझ लीजिए। अब ये मुझे बताइए, एशियन पैरा गेम्स हुआ था 2018 में, एशियन पैरा गेम्स में ऑलरेडी बता दूं कि इंडोनेशिया में हुआ था। यहाँ पे इंडिया का रैंक कितना है वो बताइए, इंडिया का रैंक कौन सा था दोस्तों, तो इंडिया का रैंक था 9th। कितने मेडल थे, 72 मेडल्स थे, उसमें से हम 15 गोल्ड थे। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब आपको बताना है कि दोस्तों कि मैनेजिंग डायरेक्टर, अब आपको बताना आईसीआईसीआई के एक मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ भी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट रिटायरमेंट के पोस्ट कंप्लीट होने से पहले। तो आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन थे, तो चंदा कोचर थे। ओके, तो ये चीज याद रखें। देन फिर आपको बताना है कि इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कौन थे, जिनको अभी अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिस्ट, कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों ये चीज देखिए, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के बारे में पूछा, तो दोस्तों कौन थे, गीता गोपीनाथ। अब एक ये चीजें याद रखिए कि ये जो गीता गोपीनाथ हैं बेसिकली वो फर्स्ट नहीं है, वो ये सेकंड है। रघुराम राजन जो थे अपने पहले, उनको ऑलरेडी चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया किसका, आईएमएफ का। तो जैसे ये सेकंड है। ओके, तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट, विच साउथ एशियन नेशन इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन बेसिकली कौन सा साउथ एशियन स्टेट है जो भेजने की कोशिश करेगा अभी, साउथ एशियन नेशंस व्हिच इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन इन 2022। तो बेसिकली दोस्तों ये कौन है, पाकिस्तान है। अब मुझे बताइए वो जो आपका वो है गल्फ ऑफ एडन के पास एक कंट्री है, वहां वो कंट्री भी बेसिकली वो करने की कोशिश कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है, अपना फर्स्ट स्पेस मिशन भेजने की कोशिश कर रही है। तो मतलब गल्फ कंट्री बताइए, ऐसा कौन सा फर्स्ट गल्फ कंट्री है जो अपना स्पेस मिशन भेजेगी दोस्तों, तो वो कौन सा, यूएई है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिफिशियल मून बनाने की कोशिश कर रहा है एक कंट्री, बताइए उस कंट्री का नाम क्या है। तो उस कंट्री का नाम क्या है दोस्तों, उस कंट्री का नाम है चाइना।
कंसेप्ट क्या है आर्टिफिशियल, अब ये चीज याद देखिएगा कि इन्होंने आर्टिफिशियल सन ऑलरेडी बना रखा है चाइना ने, टोका मैक का यूज करके। टोका मैक में वो एक बेसिकली डिवाइस है जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, जिसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिएट करके वो फ्यूजन रिएक्शन करवा के वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ओके, तो ये क्या देखा अभी तक जैसे आपका न्यूक्लियर वाला, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फ्यूजन पे काम करते हैं। अब फ्यूजन एक लेटेस्ट कंसेप्ट है जो कि बेसिकली रिन्यूएबल भी है, एट द सेम टाइम्स वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती नहीं है, ज्यादा क्या कुछ भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। तो वो फ्यूजन रिएक्शन के लिए वो क्या कहते हैं, टोका मैक का यूज करें, और उसी टोका मैक में आर्टिफिशियल सन का भी कंसेप्ट है, जिसके कारण हीट ज्यादा आ सके। अब ये आर्टिफिशियल मून का क्या कंसेप्ट है दोस्तों, बेसिकली देखिए जो आपका सन है, सन एक सोर्स है लाइट के लिए। ओके, तो जो सन से लाइट एमिट होती है, ओके, वो कहाँ पे जाती है, मून के पास भी जाती है। मून के पास खुद का तो लाइट होता नहीं है, तो क्या करेगा, जो लाइट बेसिकली मून के पास जा रहा था उस लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके या डेविएट करवा के अपने पास लेके आ जाएगा। ओके, तो उस इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मून बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें याद रखिए। तो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब आगे चेक करते हैं, ये आर्टिफिशियल मून विल बी एबल टू लाइट एन एरिया विद डायमीटर ऑफ 10 to 80 किलोमीटर। अब सारे के सारे, अब जो भी लाइट मान लीजिए जा रही है चाइना उसके पास, मून के पास है, तो अब सारे के सारे लाइट थोड़ी ना आप डेविएट कर सकते हो, तो कुछ ही कर पाएंगे, जो कि बेसिकली लाइट कितने को दे पाएगा, 10 से लेके 80 किलोमीटर तक के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चेक करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पोवर्टी। इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी के लिए जो एक इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है, आपको बस ये बताना है। तो दोस्तों याद रखिए 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, आई एम सॉरी। एंड ये चीजें बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 या गोल नंबर 2, जिसमें कौन से में है ये इरेडिकेशन द पोवर्टी, तो ये चीजें बताइएगा। तो आगे चेक करते हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में आपको डिफरेंस पता है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो सारी कंट्री के लिए, ओके, ऑल द कंट्री के लिए। मिलियन डेवलपमेंट गोल जो है वो सारी हर एक कंट्री के लिए नहीं है, एंड बेसिकली इन ये जो है वो ज्यादा ब्रॉडर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज्यादा ब्रॉडर है, मिलियन डेवलपमेंट गोल ज्यादा ब्रॉडर नहीं है। ओके, इसके अंदर में ज्यादा सबहेड्स हैं, ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन उनके अंदर में ज्यादा टॉपिक्स एंड सबहेड्स नहीं थे। तो नेक्स्ट अब आगे चेक करते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन किसने बनाया। तो लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन अभी आपको मुंबई में हुआ था एक ट्रांसपोर्ट ड्रोन। ओके, तो सिमिलरली लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री जिसने लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन बनाया, कौन था दोस्तों, चाइना दिया था। कितना पेलोड को उठा सकता है दोस्तों, 1.5 टन तक को। इसका नाम क्या था दोस्तों, तो फी होंग 98 बोलो 98। ओके, तो फी होंग 98 जो था बेसिकली चाइना का ड्रोन है, तो सबसे लार्जेस्ट है। ओके, पेलोड कितना उठा सकते हैं, 1.5 टन तक उठा सकता है। अभी एक ड्रोन बेसिकली चाइना किसको दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, तो वो भी चीजें याद रखिएगा। पाकिस्तान के बारे में दो चीजें और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के बीच बेसिकली न्यू प्राइम मिनिस्टर दैट इज इमरान खान, एंड न्यू प्रेसिडेंट भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, न्यूज में बेसिकली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में नहीं आता, लेकिन प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए 2018 में ये अपॉइंट हुआ। तो बताइए दोस्तों कौन है, आरिफ अलवी। ओके, ARIF, आरिफ अलवी। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, अब कौन सा ऐसे स्पेस एजेंसी है बेसिकली जो मरकरी के ऊपर, मरकरी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अपना भेजा है। तो एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दूसरा कौन सा दोस्तों बताइए, दूसरा ऑप्शन है जाक्सा। ओके, जाक्सा जापान का। ओके, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो ये चीज याद है क्या। अब एक चीज बताइए, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको 3 साल के लिए UNHRC में अपॉइंट किया गया फिर से, तो बेसिकली कौन है अपना दोस्तों, इंडिया है अपना। ओके, तो 3 साल के लिए जनवरी, जो कि उनका टर्म स्टार्ट होगा जनवरी 1 लेके 2019 तक। तो नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, मैन बुकर प्राइज किसे मिला है, उनका नोबल, मैं बताता हूँ हिंट ये है, नोबल उनका मिल्कमैन है। तो मैन बुकर प्राइज किसको मिला दोस्तों, तो एना बर्न्स को। तो ये चीज रखिए, एना बर्न्स को। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, कौन सा वेस्ट इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया। ओके, और तो बताइए ड्वेन ब्रेवो है। ओके, ड्वेन ब्रेवो हर एक फॉर्मेट से उन्होंने अलविदा कह दिया है। ओके, तो आगे चेक करते हैं। अब एक चीज बताइए, मैरिजुआना को लीगलाइज करने वाला दूसरा कंट्री कौन सा है। तो मैरिजुआना को लीगलाइज करने वाला, मैरिजुआना मतलब कि कैनबिस को, ओके, उसको लीगलाइज करने वाला दूसरा कंट्री है कनाडा। ओके, अब दोस्तों याद रखिए, मैरिजुआना यानी दैट इज कैनबिस, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। ओके, एंटी डिप्रेशन के काम करता है, एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है दोस्तों, तो ये चेक करता है। लेकिन अब कोई इसे कंज्यूम करना चाहे तो फिर ऑफकोर्स बुरा है, तो मतलब अभी है बुराई ज्यादा हो जाए, बुराई ज्यादा है एज कम्पेयर टू अच्छाई, लेकिन बहुत सारी अच्छाई भी है, ये चीजें भी याद रखिए। मैं बताने की कोशिश करूँ, ये रहा आपके पास मैरिजुआना का पिक्चर, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं, उसको मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका, उसका को फाउंडर थे, उसके को फाउंडर का नाम बताना है आपको। ओके, जिनकी बेसिकली अभी डेथ हो गई है, तो उनका नाम क्या है, पॉल एलन। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक चीज देखो, माइक्रोसॉफ्ट वाज जो इसको स्टैब्लिश किया था, उसको जो फाउंड किया था, वो कौन थे, बिल गेट्स, एंड एक ये थे पॉल एलन। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ और चीजें याद रखिएगा दोस्तों, कि कौन कौन से थे माइक्रोसॉफ्ट के, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं का माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ओके। देन फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप, एसक्यूएल सर्वर, ये सब बेसिकली इन्हीं का ही है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। अब आगे बताइए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको दिया गया दोस्तों, जो किस चीज में डिस्कवरी किया है दोस्तों, फील्ड ऑफ लेजर में डिस्कवरी किया, लेजर फिजिक्स के लिए। तो दोस्तों तो 3-4 नाम है, आर्थर आस्किन, जेरार्ड मोरो एंड देन फिर डोना स्ट्रिकलैंड, ओके। तो नेक्स्ट ये करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, किस चीज के लिए, एवोल्यूशन इन ऑफ एंजाइम्स। एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स के लिए बेसिकली दोस्तों नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे दिया गया है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए कि एंजाइम्स का काम क्या है। एंजाइम्स इज आल्सो ट्राई टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ओके। जैसे कैटलिस्ट आपका काम करता है ना, वैसे आपका एंजाइम्स का भी काम है, ओके। लेकिन एंजाइम्स क्या करता है दोस्तों, एंजाइम एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। तो वो चीजें भी याद रखिएगा, सरफेस प्रोवाइड करता है टू लेट द रिएक्शंस हैपन, ओके। तो ये चीज देखिए कौन सा दोस्तों, फ्रांसिस एच अर्नल्ड और देन फिर जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर जॉर्ज कहते हैं ग्रेगरी पी विंटर, ओके। तो कौन से, फ्रांसिस एच अर्नल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर ग्रेगरी पी विंटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिमिलरली बताइए नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी किसको मिला है, नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन किस चीज के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, ओके। कैंसर थेरेपी के लिए किनको मिला दोस्तों, तो ये देखिए जेम्स पी एलिसन एंड तसाकू होंजो। अब नोबेल प्राइज इन पीस किसे मिला है, तो दो को मिला है, किसको, नादिया मुराद को, एक है डेनिस मुक्वेगे, ओके, डेनिस मुक्वेगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है दोस्तों, वो चीजें बताना है आपको, एंड ये किस लिए मिला है मैं वो बता देता हूँ। ये मिला है, ये क्लाइमेट चेंज को किसके साथ इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट किया है क्लाइमेट चेंज को बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ किसको इंटीग्रेट किया गया, क्लाइमेट चेंज को। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इनटू द लॉन्ग रन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर होता है तो उससे लॉन्ग रन में मैक्रो इकोनॉमिक पर क्या फर्क पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका उन्होंने एनालिसिस किया था। तो दोस्तों कौन है, विलियम डी नॉर्थवास एंड देन फिर पॉल एम रोमर। तो पॉल कौन से, विलियम डी नॉर्थवास एंड देन फिर पॉल एम रोमर। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप कौन किया है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इसको टॉप कौन किया है दोस्तों, इसको टॉप किया है सिंगापुर ने, टॉप किया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने किया है। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि अभी जो अपना पैरा ओलंपिक्स हुआ था, पैरा ओलंपिक्स बोल रहा हूं, तो पैरा गेम्स, आसियन पैरा गेम्स जो हुआ था 2018 में, उसमें टॉप किसने किया, चाइना ने किया, ओके। एशिया में कुछ भी होगा चाइना ही ज्यादा टॉप करता, अभी आसियान गेम उसमें भी चाइना ने टॉप किया था। आसियान में जो भी कुछ होगा बेसिकली चाइना ही टॉप कर रहा है, हम भी करेंगे कुछ सालों के बाद, क्योंकि आसियन पैरा गेम्स है वो कहाँ भी होता है दोस्तों, इंडोनेशिया में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन से कंट्री टॉप पे था दोस्तों, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि कौन निकालता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, WEF निकालता है। टॉप कौन किया, यूएसए ने टॉप किया। तो दोस्तों अब कुछ और फैक्ट्स याद करते हैं, क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब हम कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा समझ लीजिए अगर समझ सकते हैं तो। ईडी ईडी को ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया कौन, संजय कुमार मिश्रा को। एंड देन एक चीज और, जैसे फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कहाँ पे दोस्तों, ये हुआ है यूपी के मथुरा में। ये चीजें याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट है ऐसा, तो दैट्स व्हाई इंपोर्टेंट हो जाता है। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल कहाँ पे किसने किया, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का बनाया गया है, बेसिकली कौन बनाया है, नीति आयोग ने बनाया, किस चीज के लिए, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन रीजन्स। अब एक और याद रखना दोस्तों, साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है किस पे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कहाँ पे दोस्तों, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट चेक करते हैं निपुण क्या है, बेसिकली दोस्तों एक ई लर्निंग पोर्टल है, किसके लिए, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, और किस चीज के लिए, अपने जो इनके पर्सोनल है, मतलब इनके जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेन करने के लिए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर फॉर द एग्री, अब एक ये है युवा सहाकर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम्स, युवा सहाकर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम्स किसने लॉन्च किया है, बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने लॉन्च किया है। एंड ये इससे होगा क्या बेसिकली दोस्तों, अब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, ये चीजें याद रखिए बस, यूथ कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर्स, ओके। अब आगे चेक करते हैं, आपका GSAT-29 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो लॉन्च सक्सेसफुली कहां से लॉन्च किया था, सतीश धवन से, ओके। सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये किस चीज के थ्रू लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3 D2 से, ओके। कौन सा, GS-29 याद रखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, GSLV Mark 3 D2 से लॉन्च किया गया था, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहां पे, श्रीहरिकोटा में है। अब देखिए दोस्तों क्यों इंपोर्टेंट है GSLV Mark 3 D2, क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिए GSLV Mark 3 जो है बेसिकली आपका जो मैन्ड स्पेस व्हीकल जाएगा गगनयान के थ्रू, गगनयान मिशन के थ्रू, उसमें बेसिकली हम जो लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, GSLV Mark 3 होगा, ओके। और अगर ये इसका अभी प्रयोग अगर अच्छे से हो रहा है, सफल हुआ अभी, बेसिकली ऑफकोर्स ये जो आपको हुआ GSAT-29 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो सफल था। तो दोस्तों अब हम ये समझ सकते हैं कि अब हम
बेसिकली उस दिशा में अग्रसर बढ़े जिसमें हम वो भेज सकते हैं, मतलब मैन स्पेस व्हीकल भेज सकते हैं। एंड जीएसएलवी Mark 3 के ही हम यूज करेंगे किसमें, चंद्रयान 2 को भेजने में। ओके, तो ये चीज है, चंद्रयान 2 कहाँ पे, उस पे बताइए, मून पे। तो ये चीजें अभी याद रखिएगा। एक चीज और दोस्तों, ये कहाँ पे भेजेगा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चेक करते हैं, हिमा दास को यूनिसेफ का एथलीट हिमा दास अपॉइंटेड द फर्स्ट यूथ एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया का फर्स्ट यूथ एम्बेसडर किसे घोषित किया गया दोस्तों, हिमा दास का। तो हिमा दास ने बस गोल्ड मेडल लिया था किसने, 4x400 मीटर रेस में, बट बाकी दोनों में जो क्या किया था, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। ओके, एंड एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा, अब क्या करेंगे, एटीएम कार्ड होगा, उस पर आपके पास क्या होगी, बटन होगा। अब उसी मतलब क्रेडिट कार्ड होगा, आई एम सॉरी, उस क्रेडिट कार्ड पे बटन होगा, आप उसी को टिप मतलब उसी का प्रेस करके आप जितनी भी चीजें मतलब पेमेंट करना है तो वो कर सकते हो। तो किसने किया ऐसा, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, किसने, इंडसलैंड ने किया। ओके, इंडसलैंड बैंक ने ऐसा किया है। तो ये चीजें, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी आगे क्लास में हम चेक करेंगे और भी जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, किसका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, एंड देन हर एक को करंट अफेयर्स। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगा। एट द सेम टाइम दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।